अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, मेरा नाम टीचर मोहम्मद शादमान है और 9th क्लास बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 में सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया था और उसमें जो टॉपिक्स थी बायोलॉजिकल मेथड, साइंटिफिक प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, रिकॉग्नाइजेशन, इंडक्टिव रीजन, डिडक्टिव रीजन को हमने डिस्कस किया था। और आज हमारे टॉपिक है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के हवाले से हम जोर जोर से हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या है उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट से डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो कल का लेक्चर था उसके हवाले से व्यू दूं मुकम्मल तौर पर। ऑब्जर्वेशन में मैंने आपको कहा था ऑब्जर्वेशन के दो टाइप्स होते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन किसको कहा जाता है? वो नॉलेज जो हम 5 सेंस के थ्रू हासिल करें तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो नॉलेज जो हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हासिल करें तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो मैंने एक अनदर आपको टॉपिक इसमें जो पैटर्न में ऐड की थी वो थी रिकॉग्नाइजेशन। उसको भी मैंने आपको बताया था। रिकॉग्नाइजेशन में डॉक्टर सबसे पहले या साइंटिफिक सबसे पहले क्या करता है? क्वेश्चनिंग करता है। किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए, रिसर्च करने के लिए क्वेश्चनिंग करता है और क्वेश्चन करने के बाद अपना ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हाइपोथेसिस देता है, यानी कि जो हाइपोथेसिस होती है ना वो बेस्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, ठीक है ना। तो हाइपोथेसिस किसने दिया था? अबाउट द मलेरिया। अबाउट द मलेरिया 1818 में फ्रेंच फिजिशियन लेवरॉन साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दिया अबाउट द मलेरिया, मलेरिया के हवाले से, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पहले का क्या कहा जाता था? मलेरिया क्या है? पहले मलेरिया को कहा जाता था कि मलेरिया वर्ड टेकन फ्रॉम मला, मला से निकला हुआ है जिसकी मीनिंग क्या है? बेड। एंड एरिया, एयर से निकला हुआ है जिसकी मीनिंग क्या है? हवा। यानी कि बेड हवा लगने से मलेरिया होती है। पहले ज़माने में ये कहा जाता था, उसको पता नहीं था कि प्लाज्मोडियम काजा मलेरिया है। तो वक्त गुजरने के बाद जब ये लेबर साइंसदान ने इस दुनिया में जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो जब बड़ा हुआ तो उसने माइक्रोस्कोप के थ्रू मलेरिया पेशेंट का ब्लड सैंपल निकाल कर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसने उस सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा मटेरियल देखा। ये आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा मटेरियल। इसने एक्स्ट्रा मटेरियल देखा तो उसने इसका नाम क्या रखा? प्लाज्मोडियम। तो उसने अपनी थ्योरी, इसने अपना हाइपोथेसिस दिया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। यही आगे जाकर थ्योरी बन रही है, ठीक है ना। तो कहीं इसने अपना हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस वो देते हैं, वो साइंटिस्ट देते हैं जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बेस पे हाइपोथेसिस देते हैं। तो उसने ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्जर्वेशन के बाद इसने अपना हाइपोथेसिस दिया कि मलेरिया, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, ठीक है ना स्टूडेंट। हाइपोथेसिस टेस्टेबल होना चाहिए। हाइपोथेसिस क्यों टेस्टेबल होना चाहिए? क्योंकि अगर हाइपोथेसिस कमज़ोर होगा तो एक्सपेरिमेंट में हम ना नहीं जा सकेंगे। अगर हाइपोथेसिस स्ट्रांग होगा तो हम एक्सपेरिमेंट में जा सकते हैं। क्यों एक्सपेरिमेंट में जा सकते हैं? हाइपोथेसिस से पहले रीज़निंग आता है। जैसे कि कोई बंदा स्कूल में जाता है तो कभी कभार ऐसे होता है कि बच्चा बोलता है मैं स्कूल आज नहीं जाऊँगा, तो वो घर में जो अब्बू होता है वो उससे सवाल पूछता है कि क्यों नहीं आप जा रहे हैं, यानी कि ये रीज़न पूछ रहा है, कोई सबब पूछने जा रहा है। जैसे कि कहते हैं हम हैदराबाद, मैं कल इंशाल्लाह हैदराबाद जाऊंगा, तो मुझे से जो मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा जो घर वाला जो घर में से बड़ा होगा, मुझसे क्या पूछेगा आप क्यों जा रहे हैं कराची? तो मैं वो रीज़न पूछ रहे हैं, तो रीज़निंग आता है हाइपोथेसिस के बाद। रीज़न क्यों आता है मैं भी इसको बताता हूँ। एनवायरमेंटल के हवाले से मैंने आपको कल कहा था, जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सबसे पहले उससे रिकग्नाइजेशन करता है, सवाल क्वेश्चन पूछता है कि आपको क्या हुआ। जब वो पेशेंट बोलता है मुझे वोमिटिंग, हेड एच, यानी डिफरेंट सी डिजीज़ है, ठीक है ना। वो डॉक्टर उसको क्या करता है? उसको ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो अपना हाइपोथेसिस देता है। जब वो डॉक्टर उसको हाइपोथेसिस देगा कि बेटा तुम्हें मलेरिया है, तो आपस उन दोनों में आपस में झगड़ा बन जाएगा। को रीजनिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक इंडक्टिव रीजन होता है, डिडक्टिव रीजन होता है। डिडक्टिव सपोर्ट करता है एक्सपेरिमेंट को, इंडक्टिव सपोर्ट नहीं करता। इंडक्टिव उसी बात को यहाँ पे जकड़ कर यहीं पे फेंक देता है, यानी कि आगे चलना ही नहीं होता है इंडक्टिव रीजन में, ठीक है ना। तो इंडक्टिव में क्या होता है? स्पेसिफिक टू जर्नल। जब डॉक्टर ने स्पेसिफिक बात की कि उसको मलेरिया है, जैसे कि फ्रेंच साइंटिस्ट ने, लेब्रॉन ने एक स्पेसिफिक बात की कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, तो कुछ साइंटिस्ट ने इसको कहा नहीं यार ये ऐसे नहीं हो सकता है, कैसे कि ये कि बेनिफिशियल एक्स्ट्रा मटेरियल हो के सेल को बेनिफिशियल दे रहा हो, क्योंकि इन्होंने अभी तक तो नहीं देखा है ना सेल के हवाले से, एक्सपेरिमेंट में गई ना। तो डॉक्टर वो जो दूसरे साइंटिस्ट क्या करेंगे? स्पेसिफिक बात को जर्नल में बदलाएंगे। स्पेसिफिक कौन कर रहा है? लेबर साइंटिस्ट।
अगर मैं एनवायरनमेंट के हवाले से जो रोज़ाने के माहौल में हो रहा है कि डॉक्टर क्या करेगा, स्पेसिफिक बात करेगा, तो मरीज़ क्या करेगा, पेशेंट उस स्पेसिफिक जर्नल में ले जाएगा कि कहेगा यार मुझे मलेरिया तो ठंड की वजह से होती है, मुझे ठंड वाला बुखार ही नहीं है, मुझे वोमिटिंग भी नहीं है, हेडेक भी नहीं है, तो मुझे मलेरिया कैसे हुई। तो पेशेंट क्या करेगा, स्पेसिफिक टू जर्नल करेगा। डॉक्टर क्या करेगा, जनरल टू स्पेसिफिक करेगा, क्योंकि जनरल टू स्पेसिफिक में इन दोनों में रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग में रीज़न ही रह जाएगा, तो इस रीज़न को ख़त्म करने के लिए, इस इशू को ख़त्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या किया, 100 जो लोग थे, 100 जो कंट्रोल ग्रुप थे यानी कि हेल्थी पर्सन, उसने 100% हेल्थी पर्सन लिए, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो मलेरिया पेशेंट थे 100 लोग वो लिए, 100% वो लिए। तो उनका ब्लड सैंपल निकाल कर जब चेक कर दिया गया, तो उसके अलावा एक और स्टेप आता है जिसको हम रिज़ल्ट कहते हैं। रिज़ल्ट क्या निकला कि जो 100 पेशेंट थे ना, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे, उनके अंदर मलेरिया थी, यानी कि जो अनहेल्थी पर्सन थे उनके अंदर मलेरिया थी, जो हेल्थी पर्सन थे यानी कि कंट्रोल ग्रुप उसके अंदर मलेरिया नहीं थी, यानी कि प्लाज्मोडियम एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं दिखाई दिया। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यही निकला, ये फाइनल स्टेप होता है। कंक्लूजन यही निकला कि यार जो 100% जो पेशेंट थे, कंट्रोल ग्रुप थे, 100% पेशेंट यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो अनहेल्थी पर्सन होंगे, कंट्रोल ग्रुप में हेल्थी पर्सन होंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होंगे, अनहेल्थी पर्सन यानी कि मलेरिया पेशेंट होंगे। तो मलेरिया पेशेंट के अंदर जो प्लाज्मोडियम पाई गई, और कंट्रोल ग्रुप यानी कि जो हेल्थ पर्सन थे उसके अंदर प्लाज्मोडियम न पाई, तो जो कंक्लूजन निकलेगा वो कंक्लूजन क्या निकलेगा, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया है। ये एक वर्ड, ये एक सेंटेंस है जो आगे जाकर थ्योरी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं इसको थ्योरी में जाने से पहले मैं आपको इसको पीछे मोड़ता हूँ। पीछे मोड़ने में एक्सपेरिमेंट में जाता हूँ, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजन के हवाले से, मैं एनवायरनमेंट से हवाले से आपको जो रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में चलता है उसके हवाले से मैं बताता हूँ। तो डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर उसको कहेगा तुम्हें मलेरिया है, पेशेंट क्या कहेगा मुझे मलेरिया नहीं है, यानी कि ये इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग रह जाएगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए कंप्यूटर क्या करेगा, यार इन दोनों झगड़ा छोड़ो, मैं आपकी मलेरिया एमपी चेक करता हूँ, अगर तुम्हें मलेरिया हुई तो ठीक है, अगर मलेरिया नहीं तो ना ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसका एक्सपेरिमेंट करेगा। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रैक्टिकली परफॉर्म होता है, ठीक है ना। यानी कि ये प्रैक्टिकली परफॉर्म ऑफ अ साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द रियल काज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि रियल काज ऑफ प्रॉब्लम का पता चलता है कि काज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो एक्सपेरिमेंट इसको कहा जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट डिटेक्टिव की वजह से होता है। डिटेक्टिव रीजन यानी कि ये टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट। इंडक्टिव क्या करता है, इंडक्टिव अगर डॉक्टर इंडक्टिव पे हो गया है, डिटेक्टिव पे जाना ही नहीं चाहता है, डिटेक्टिव रीजन पे जाना ही नहीं चाहता है, तो क्या होगा, इंडक्टिव रीजन ख़त्म हो जाएगी और एक्सपेरिमेंट हम करेंगे ही ना, ठीक है ना। तो डिडक्टिव रीजन के बाद एक्सपेरिमेंट आता है। एक्सपेरिमेंट में प्रैक्टिकली परफॉर्म फाइंड अ रियल काज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को, जो रियल प्रॉब्लम है, रियल काज ऑफ प्रॉब्लम है, इसको फाइंड आउट करता है थ्रू द एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। उसके बाद आता है रिजल्ट। रिजल्ट में हम जैसे कि हम पेपर दे के आते हैं, पेपर देने के बाद रिजल्ट आता है, उसमें पता चलता है इस सब्जेक्ट में मैंने कितनी मार्क्स लिए, इस सब्जेक्ट में मैंने कितनी मार्क्स लिए। उसके बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट में ये पता चला जो कंट्रोल ग्रुप में यानी कि हेल्थी पर्सन थे उसमें मलेरिया नहीं थी, यानी कि उसमें प्लाज्मोडियम नहीं पाया जा रहा था। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी कि जो अनहेल्थी पर्सन थे उसके अंदर मलेरिया यानी कि प्लाज्मोडियम पाई जाती थी। उसके बाद ये कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन ये आखिरी स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड का। इसके अंदर किसी भी साइंटिस्ट को अगर क्वेश्चन नहीं तो वो कर सकता है, ठीक है ना। अगर नहीं क्वेश्चन नहीं तो वो थ्योरी में जाएगा, ठीक है। थ्योरी क्या है, साइंटिस्ट यूज द वर्ड थ्योरी इन वेरी डिफरेंट वे दैन नॉन साइंटिस्ट, ठीक है ना। ये एक अलग, ये एक डिफरेंस वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, ये थ्योरी बन गई, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ यानी कि उस कंट्रीज़ के लेवल में आ गई। ये थ्योरी किस बेस पे दी जाती है, ये थ्योरी एक्सपेरिमेंट रिजल्ट कंक्लूजन हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन के बेस पे दी जाती है, ठीक है ना। तो कई थ्योरी जो गलत भी हो साबित हो जाती है। अगर प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया नहीं है तो कुछ थ्योरियाँ गलत भी हो जाती है। जो प्लाज्मोडियम काज ऑफ मलेरिया, कोई अनदर साइंटिस्ट अगर कोई प्रूफ दे के यार जो मलेरिया है ना वो किसी और चीज़ से होती है, मॉस्किटो से नहीं होती है, तो
उसका प्रूफ भी उसके पास से अगर है तो वो अदालत में जाकर उसको साइंटिस्ट को दिखाएगा, अपना प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएगा कि मलेरिया दूसरी चीज़ से है, तो ये थ्योरी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, लॉ कभी रॉन्ग नहीं होता है लेकिन थ्योरी रॉन्ग हो सकती है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहाँ तक थ्योरी बन गई। थ्योरी जो होती है ना वो हाइपोथेसिस के मुतालिक होती है, यानी कि अगर हाइपोथेसिस को टचिंग में आ रही है तो थ्योरी वो क्या कहेगी, टेस्टेबल कहेगी। अगर वो हाइपोथेसिस के टचिंग में नहीं होती है तो उसको क्या किया जाता है, उसको रिवर्सेबल किया जाता है, फिर से हाइपोथेसिस दिया जाता है। ठीक है, फिर से उस प्रॉब्लम को लिया जाता है, रिकग्नाइजेशन करके ऑब्जर्वेशन करके फिर से हाइपोथेसिस जो दिया जाता है वो रिवर्सेबल कहलाएगा, यानी कि फिर से हाइपोथेसिस देकर फिर से रीजनिंग होगी, इंडक्टिव रीजन के बाद एक्सपेरिमेंट के बाद फिर से थ्योरी बन जाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट, यानी कि थ्योरी यानी कि वो टचिंग हो रही है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए किसके साथ है, यानी हाइपोथेसिस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है वो है ना, साइंटिफिक थ्योरी ऑन अदर हैंड इज आर वेल टेस्टेड एंड ए हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फिनोमेना एंड जेएनटीली मैंने ऑब्जर्वेशन डेटा कलेक्शन लास्ट। ये आपको अगर इसको रीडिंग करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। लॉज एंड प्रिंसिपल क्या होता है, लॉज कहते हैं कानून को, प्रिंसिपल मकसद को कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, सर्टिफिक लॉज यूनिफॉर्म, यानी कि जो थ्योरी होती है ना ये कंट्री के लेवल पे होती है, जो लॉ होता है वो पूरी वर्ल्ड के मुताबिक होता है। यानी कि अगर मैं पाकिस्तान में हूँ और इंडिया के लेवल से भी ये थ्योरी होगी, इसको हम क्या कहेंगे, थ्योरी में कंट्री के लिहाज से कहूँगा। प्लाज्मोडी में तकाजा मलेरिया अगर ये कंट्री में होगी तो मैं इसको क्या कहूँगा, थ्योरी कहूँगा। लॉ किसको कहेंगे, लॉ यानी कि ये कांस्टेंट होगी पूरे वर्ल्ड के लिए, यानी कि ये वर्ड्स जो होगी ना, प्लाज्मोडी में तकाजा मलेरिया, ये पूरे ममालिक यानी पूरे यानी कि वर्ल्ड के लिए क्या होगा, एक कांस्टेंट वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, लॉ प्रिंसिपल कहूँगा। दोस्तों यहाँ तक तो हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हो रहा है। और उसके बाद आता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। डेटा ऑर्गेनाइजेशन किसको कहा जाता है, ये एक मैथमेटिकली परफॉर्मेशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पूरी तंजीम का एक वर्ड में ग्रोथ दिया जाता है। जैसे कि फरवरी में कितने नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट थे, मार्च में कितने थे, अक्टूबर में बहुत ज़्यादा है इसमें, यानी कि इसमें पता चलता है कि वो कौन सा जो मंथ है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मलेरिया पेशेंट होते हैं। ठीक है ना, उसमें ये एनालिटिक किया जाता है। एनालिटिक दो तरह से होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है एंड क्वालिटेटिव होती है। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव में मिकदार के लिहाज से बोला जाता है एंड क्वांटिटेटिव। अगर आप इसको भी रीडिंग करेंगे आपको इसको डेटा एनालिटिक डेटा मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो चैप्टर ख़त्म होने जा रहा है, आपको पता चलेगा। इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 3 जिसमें में बायोलॉजी के बायो डिफरेंस के हवाले से डिस्कस करेंगे। और ये जो कुछ एमसीक्यू से वो आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, पहले वाले एमसीक्यूज में सी लगेगा क्योंकि जो सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड वो है हाइपोथेसिस के बाद रीजनिंग आता है, रीजनिंग में डिडक्टिव होता है, डिडक्टिव के रिजल्ट के बाद थ्योरी आता है। ठीक है ना, लॉ पहले आता ही नहीं है, हाइपोथेसिस भी पहले नहीं आता है। ठीक है ना, थ्योरी हाइपोथेसिस से पहले ऑब्जर्वेशन आता है। यहाँ से देखो तो हाइपोथेसिस के बाद आता है रीजनिंग आता है। इसमें थ्योरी दिया है, इसके लिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, नीचे वाला भी गलत है, यानी कि सी आंसर क्या है। ठीक है, सेलेक्ट द और यानी कि इसमें जो डिफरेंस है वो थ्योरी लॉ हाइपोथेसिस ये तीनों सही है, लेकिन ये जो डिफरेंस है वो रेशियो है। रेशियो किसको कहा जाता है, कंपैरिजन ऑफ टू बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि दो थिंग्स की कंपैरिजन को हम रेशियो कहते हैं। ठीक है ना, दो रेशियो की कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है ना, ये एमसीक्यू से कुछ ये आप सारे के सारे कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस एमसीक्यू में, अगर आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट्स में आप बताएंगे तो मैं आपको ये सारे के सारे एमसीक्यू करवाऊंगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट आज का लेक्चर ये इख्तिताम होने जा रहा है और इंशाल्लाह कल टुमारो वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 3 डेट्स नेम इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के हवाले से डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है ना स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है आप इस लेक्चर को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उसको देखें और उसमें से नॉलेज गेन कर सकें।